नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो उन मरीजों का इलाज करते हैं जिनके हड्डी में, जिनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जी हाँ, हिंदी में कई सारे शब्द हैं। गठिया कहा जाता है अमूमन, और गठिया का इलाज ये ज़बरदस्त करते हैं। कई लोगों में ये भ्रांतियां होती हैं कि गठिया का इलाज कंप्लीट तरीके से, मतलब पूरे तरीके से नहीं हो सकता। तो जो भी भ्रांतियां हैं उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन जोड़ों का दर्द, गठिया, साइटिका, बहुत तरह की बीमारी की चर्चा जो हम सुनते हैं, क्या वो वाकई इलाज है या उसका इलाज है। क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ बैठे हैं इनका परिचय बहुत शानदार है। इन्होंने पढ़ाई बनारस से की, फिर पढ़ने एमबीबीएस की पढ़ाई करने ये केरल पहुंच गए। तो नॉर्थ का भी बेहतरीन ज्ञान रखते हैं और साउथ का भी, लेकिन अभी कार्यरत हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो आप समझ लीजिए, नामचीन हॉस्पिटल के नामचीन डॉक्टर आज आपको बताएंगे कि दरअसल साइटिका, गठिया, जोड़ों का दर्द और इन तमाम समस्याओं से कैसे जूझा जा सकता है, कैसे लड़ा जा सकता है और कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इनके इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत कुछ कह दिया, पर मैंने इनका नाम नहीं बताया। तो इतना कुछ कहने के बाद मैं नाम भी बता देता हूं। ये है डॉक्टर बिमलेश धर पांडे। जी हां, डायरेक्टर फोर्टिस हमारे साथ बैठे हैं। पांडे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सीधा सवाल आपसे कि रेमेटोलॉजी के आप एक्सपर्ट हैं, और इन दिनों इससे लोग बड़े परेशान होते हैं, और एक बार परेशान होते हैं तो कहते हैं कि अब क्या किया जाए, अब तो ये साथ ही जाएगा, मतलब ऊपर जब जाएंगे तो ये हमारे साथ ही जाएगा। क्या वाकई आप लोग इलाज करते हैं या दवा दे करके उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करते हैं? क्या करते हैं, जरा ये बताएं। सवाल बहुत अच्छा है, और सवाल बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा समय लूँगा पंकज जी समझाने के लिए कि जब गठिया आपने बोला, हिंदी शब्द में गठिया है, बात है, लेकिन साइंटिफिकली एक शब्द नहीं हो सकता है। कम से कम 100 तरह का गठिया होता है, 100 तरह का। और केवल जोड़ में नहीं होता है, मांसपेशियों में भी हो सकता है, चमड़े में भी हो सकता है, आँख में भी हो सकता है। तो कहेंगे ये क्या है, हमने तो जोड़ तक इसको सुना था, समझा था। जितनी भी गठिया होती है जिसको हम इलाज करते हैं वो सब ऑटो इम्यून है, यानी आपकी प्रतिरोधक क्षमता ही आप पे अटैक कर रही है। अगर प्रतिरोधक क्षमता आप पे अटैक कर रही है, यानी आपकी पुलिस ही आम जनता को पिटाई कर रही है, तो कैसा अव्यवस्था है। उसको अगर आप जानेंगे नहीं तो आप इलाज नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो भ्रांति है समाज में कि बच्चों को नहीं हो सकता, बच्चों को भी होता है, जवान को भी होता, बूढ़े में भी होता। तीनों को अलग अलग तरह का गठिया हो सकता है। कुछ गठिया जो बच्चे में होता है वो जवान में भी हो सकता है, बूढ़े में भी हो सकता है। आपके सवाल में ये था कि क्या जिंदगी भर चलेगा। आपको पहले जानना पड़ेगा कि कौन सा रोग है जो जिंदगी भर चलेगा, कौन सा रोग है जो जिंदगी भर नहीं चलेगा, ये है। तो जब तक आप संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे वो 100 से ज़्यादा परिस्थितियों का, तब तक आप गठिया नहीं कर सकते। इसलिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसको पढ़ने के बाद आपको ज्ञान हो जाता है कि इसमें हमारी लंबी समय तक इलाज चलेगा। डायबिटीज़ यानी मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इनका ज़िंदगी भर इलाज है। थायराइड ज़िंदगी भर है, उसको हम लोगों ने मान लिया। गठिया में प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमारी जोड़, मान लीजिए गठिया, जो जोड़ों वाला गठिया, उसको अगर हम देखेंगे कष्ट ज़्यादा है, हम दवा लेते हैं, आधा अधूरा पेन किलर, जो भी समाज में उपलब्ध जानकारी के हिसाब से लोगों को जितना पता है, तो आधा अधूरा इलाज होता है। लेकिन इसमें यह चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि लगातार चलेगा या कब तक चलेगा। मेरा सवाल आपसे है कि अगर मैंने गठिया का इलाज सही नहीं किया तो ये मेरे हाथ ऐसे नहीं दिखेंगे, मेरे हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। अगर मैं 22 साल का व्यक्ति हूँ और अपना कलम निकाल के नहीं लिख पा रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी बेकार गई। मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मैं समाज में जहाँ जाना चाहता था, जहाँ पहुँच सकता था, वो नहीं कर पाया हूँ। इसलिए अगर हमने इलाज जैसे हार्ट अटैक में समय के साथ करते हैं तो आदमी तो जिंदा रहता है ना, उसके बाद वो प्रोडक्टिव भी रहता है, दवा खा सकता है। तो आपको पहले गठिया का प्रकार जानना है और समुचित समय में इलाज करना है, ताकि उसका जो दुष्परिणाम है रोग का, आपको लाइलाज जैसा जो रोग की स्थिति बनती है उसका सिर्फ एक कारण है, और वो एक कारण है समय पे जानकारी का अभाव कि इसका इलाज कौन करेगा और कैसे करेगा। आग लगी बिल्डिंग में, एक ही कमरे में है, कितने फायर ब्रिगेड को लाना पड़ेगा? बहुत कम। आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी चीज़ हैं जिससे आप उस आग को बुझा सकते हैं। लेकिन बिल्डिंग में आग लग गई तो दमकल ही दमकल लगेगा, बिल्डिंग जलती रहेगी,
बुझ जाएगी धुआं देके, लेकिन बिल्डिंग तो जली हुई ही मिलेगी। यही डॉक्टर है। पांडे, आपने ठीक है बहुत अच्छे से बताया कि आखिरकार समय पर इलाज नहीं होगा तभी ये लाइलाज हो सकता है, लेकिन आप मुझे ये बता पाएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये एक आम इंसान कैसे पहचाने कि मैं गठिया के रास्ते पे जा रहा हूं, मुझे इसकी दिक्कत हो सकती है? उसको ऐसा क्या सिम्टम पता चले जिससे वो समझ जाए कि इस बीमारी के लक्षण हैं और हमें फौरन एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए? बेहतरीन सवाल, ये है सवाल असली। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठ के कहे, महिला, गठिया महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है, सबसे बड़ी बात है वो जेंडर है, यानी आपके जेंडर आपकी सेक्स हार्मोन से डिटरमाइंड है, आपके जेनेटिक्स से डिटरमाइंड भी है। सुबह उठ के कोई महिला कहे कि सुबह उठ के मैं मुट्ठी नहीं बना पा रही हूँ, मैं ये ग्लास नहीं पकड़ सकती, मैं चाय का प्याला ऐसे नहीं पकड़ सकती, मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा, इसका मतलब है कि गठिया की संभावना आ गई, यानी सुबह उठ के मुट्ठी नहीं बनना। दूसरी जो समस्या होती है, हम थक जाते हैं, पहले घर का सारा काम कर पाते थे, अब लगता है कि बस 1 घंटा क्या काम किए, 2 घंटे हम निढाल पड़े रहे, थकावट सेकंड है सिम्टम। हल्का बुखार सा लगता है, थर्मोमीटर डालते हैं बुखार नहीं है लेकिन बुखार सा लगता है, तीसरा यानी जोड़ों का दर्द, सुबह सुबह का कड़ाहट के रूप में, थकावट, बुखार सा लगना, ये 3 सबसे बड़े सिम्टम्स हैं, ये जो इसके लक्षण हैं। अगर इनको हम पकड़ के बैठेंगे, एक समय के बाद आपको दिखने लगेगा कि ये मुट्ठी जो नहीं बन पा रही थी, यहाँ पे सूजन भी आ गया, यानी 3, 4, 6 महीना अगर दे देंगे। कुछ गठिया में मांसपेशियों में बहुत थकावट रहती है, वो कहेंगे हम उठ ही नहीं पा रहे, कुर्सी पे बैठ नहीं पाते, अगर कुर्सी बैठ गए तो उठ ही नहीं पाएंगे। कुछ गठिया में अचानक सूजन के साथ घुटना पूरा सूज गया, कोई और लक्षण नहीं आया, टखना सूज गया, कंधा नहीं उठा पा रहे, कंघी नहीं कर पा रहे, कपड़े नहीं बदल पा रहे। तो अलग अलग गठिया अलग अलग, लेकिन सुबह के होते के साथ आप जब उठते हैं और मुट्ठी नहीं बना पा रहे हो, आधे घंटे तक आपको लगे कि कष्ट है, थके थके हैं, मरे मरे हैं, बुखार सा, लेकिन बुखार नहीं है, ये गठिया का लक्षण है। ये गठिया का लक्षण है। तो आपने एक बात कही, महिलाओं को ये ज्यादा होता है और फीमेल हार्मोन, क्या आप एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं? इससे कोई रिलेटेड ये है महिलाओं? मैं यही समझना चाहूंगा कि महिलाओं में क्यों होता है, क्या उस हार्मोन में कोई प्रॉब्लम होता है, सिक्रीशन ज्यादा होता है, कम होता है? जरा ये बता दीजिए कि महिलाओं में क्यों होगा। बहुत अच्छा सवाल। जैसे पुरुषों में हार्ट अटैक ज्यादा होता है, ये सबको पता है कि महिलाओं से ज्यादा है, क्योंकि हमारी जो प्रकृति ने हमें दिया है, 2 क्रोमोसोम दिया, XY एंड XX। तो महिलाओं में XX है, वो आपकी हार्मोन्स फीमेल हार्मोन बनाती है। वो फीमेल हार्मोन अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, अंग्रेजी शब्द है हिंदी में, अगर आपकी जेनेटिक लक्षण हैं जो कि आपने अपनी माँ बाप से लिया है, XX हार्मोन बन के, पिताजी ने भी X दिया है, माँ ने भी X दिया है, लेकिन वो जेनेटिक मार्कर है और आपका हार्मोन है, तो वो एक्टिवेट हो सकता है। ये पहला प्री रिक्विजिट है। दूसरा प्री रिक्विजिट होता है, क्यों हुआ अचानक मेरे को, या मैं तो 18 साल तक वही हार्मोन के साथ जी रही थी, ये 22 साल तक इसी हार्मोन, हमको तो नहीं हुआ, ये अचानक ये 22 साल पे क्यों हुआ? कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे महिला प्रसव के, मतलब अगर वो गर्भवती होती है, जैसे गर्भ खत्म होता है, यानी 9 महीने के बाद बच्चा पैदा करने के बाद हार्मोन फिर से चेंज होता है, अचानक ये जो चेंज होता है उससे गठिया आ सकता है। यानी महिला ने बच्चा जन्म दिया और बच्चे को उठाना चाहती है, तीसरे महीने उसका अचानक उसको गठिया आता है, हार्मोनल चेंजेस। दूसरा चेंज होता है हार्मोन का अचानक चेंज होना। जैसे महिला 50वें साल पे आ गई, मेनोपॉज आ गया, मेनोपॉज हुआ, यानी आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बंद हुई, हार्मोन चेंज हुआ, फिर से एक्टिवेट हो गया। यानी केवल हार्मोन नहीं, एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन से भी होता है। अब उसमें एक और प्रक्रिया जुड़ सकती है, इन्फेक्शंस, जैसे मुंह का इन्फेक्शन, लंग का इन्फेक्शन, स्मोकिंग, बढ़ता जा रहा है इंसिडेंस स्मोकिंग का, हवा में पार्टिकुलेट मैटर, ये भी गठिया को, मतलब अगर आपके पास आग है, मतलब वो भूसा है तो उसमें आग तो कोई लगाएगा, ये वो काम करता है। तो आपका प्रदूषण, स्मोकिंग, चूल्हा, ये सब आपके
निश्चित तौर तरीके हैं जिसके आधार पर अगर आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो आपको गठिया हो सकता है। ओ, तो आप जो कहना चाह रहे हैं, इसीलिए हम गांव में अक्सर देखते हैं ऐसी महिलाएं जो बीड़ी पीती हैं, ऐसी महिलाएं जो आग लगा करके खाना बनाती हैं, मतलब चूल्हे पे खाना बनाती हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करती हैं, पत्तों का इस्तेमाल करती हैं, और ऐसी महिलाओं में गठिया की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। हमने ये देखा है कि इस तरह की महिलाएं ज़्यादा आती हैं और कहती हैं कि हमारा हाथ नहीं उठ रहा, हमारे जोड़े में दर्द है। पर अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारी महिलाओं का खास तौर पर जब मेनोपॉज होता है तो उसका प्लेसेंटा हटाया जाता है, जिसको हिंदी में मेरे ख्याल से बच्चेदानी कहते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? प्लेसेंटा नहीं, यूटरस हटाया जाता है। यूटरस जब हटाया जाता है और उसके बाद उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, और क्या ऐसी महिलाओं में भी गठिया और इस तरह की शिकायत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं? जी हाँ, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि जो ऐसी महिलाएं जिनका यूटरस जब तक नहीं हटाया जाता है वो बड़ी फिट रहती हैं, फिजिकली बड़ी फिट रहती हैं, बहुत काम करती हैं, पर हमने ऐसे ढेरों केसेस देखे हैं जिनका यूटरस हटाया गया है और उसके बाद गठिया, जोड़ों का दर्द, हड्डी का प्रॉब्लम, ये अक्सर हमने ऐसा देखा। जरा इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तो प्रकृति ने महिलाओं को बहुत हद तक बचा रखा है। जब तक उनका यूट्राइन फंक्शन यानी उनकी मासिक धर्म रहता है तब तक वो बची रहती हैं। अगर किसी भी कारण से, जैसे किसी महिला के यूट्रस में एक गांठ बन गई जिसको फाइब्रॉइड का, तो ब्लीडिंग बहुत हो रही है, तो उसे परेशान हो जाती हैं, 40-42 की अवस्था में आते, तो एक इलाज के रूप में यूट्रस हटाया जाता है। तो लेकिन आपने क्या किया, प्रकृति के बने हुए नियम को एक तरह से तोड़ा, हार्मोनल साइकिल एक तरह से टूटी और अव्यवस्था हो गया। अव्यवस्था में क्या हुआ, हार्मोनल रैपिड चेंज हुआ, आपकी जो व्यवस्था थी अव्यवस्थित हो गई, सारा मसला वहाँ से स्टार्ट होता है। यानी आपका एक मसला खत्म हुआ, ब्लीडिंग आपने खत्म की, दूसरा मसला हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा दिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की गठिया को बढ़ा दिया, ओबेसिटी को बढ़ा दिया, डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर के रिस्क को बढ़ा दिया और आर्थराइटिस बढ़ा दिया। तो यानी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है दूसरे प्रॉब्लम का एवोल्यूशन का कारण बने। इसलिए प्रकृति को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। ये एक सामाजिक चेतना हमारे बीच में होनी चाहिए, जितना हो सके उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको बचा कर रखना। चलिए, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल मैंने पूछा क्योंकि मेरे मन में संशय था और इसलिए मैंने उनसे पूछा, लेकिन बहुत सही जवाब दिया डॉक्टर पांडे ने। मेरे साथ एक गेस्ट जुड़ रहे हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। क्या नाम है इनका? अभिजीत चटर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर पांडे। हाँ अभिजीत जी, पूछिए। अपॉर्चुनिटी देने के लिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम अभिजीत है। एक चीज ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि जैसे हम लोग के दिनचर्या में, हम लोग प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, सब काम करते रहते हैं, टाइम कम रहता है, तो उस सूरत में इज देयर एनी वे जिससे कि हम कुछ फंडामेंटल अपने डाइट में चेंज कर ले या कुछ दिनचर्या अपना चेंज कर ले जिससे कि हमारा थोड़ा सा इम्यूनिटी बेटर हो जाए, इस तरीके से हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम हैंडल कर सके अपने ही लेवल पे? धन्यवाद अभिजीत जी, बहुत अच्छा सवाल है और सबके लिए लागू होता है। ये भी पता लगा है कि जो ओबीज होते हैं यानी मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है, वो एक जेनेटिक रीज़न को हार्मोनल रीज़न में कन्वर्ट करते हैं। यानी हमको जेनेटिक्स है गड़बड़ होने का, आर्थराइटिस का, अगर हम मोटे हो जाते हैं तो हमारी शरीर में फैट ने ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जिसे गठिया होने का है। तो यानी ओबेसिटी को कंट्रोल करना एक सामाजिक चेतना होनी चाहिए आज की तारीख में। वो गठिया को करता है, हार्ट अटैक भी करता है, ब्लड प्रेशर भी देता है, डायबिटीज़ भी देता है। यानी आपका वजन कम होना चाहिए। आपने कहा भोजन में क्या करना चाहिए, तला हुआ चीज़ हर हालत में हमें आज की तारीख से ये समझना है, हमारे लिए सबसे बेकार की चीज़ जो भोजन में वो तली हुई चीज़ है, उससे हम जितना दूर हो सके उतना अच्छा है। स्मोकिंग, जैसा मैंने पहले भी कहा, इससे जितना दूर हो सके ये भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज के बारे में आप जितना भी बोलेंगे कम है। बस इतना कहूँगा कि अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल चलते रहें। अगर आपके ऑफिस में 40 मिनट का ब्रेक है, खाना तो आप 10 मिनट में खाते हैं, 30 मिनट तक अगर आप ऑफिस में भी चल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको किसी भी तरह से अपने आप से कहना है कि मैं दिन भर में कितना चला, ये बेसिक एक्सरसाइज है, इसको ज़रूर करें। भोजन में तला हुआ चीज़ अगर आपने अवॉइड किया तो उसके अलावा मैं कहूँगा हरी सब्जियाँ खूब खाएँ। मैं ये भी कहूँगा दूध का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करें अगर आप शाकाहारी हैं, और कैल्शियम की कमी ना हो। विटामिन डी जो हमारे देश में बहुतायत में मिल सकती है धूप से, लेकिन
जो स्थिति बनती है जिसमें हम दिन भर ऑफिस में रहते हैं, ऐसे में विटामिन डी की मात्रा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। उसकी कमी से गठिया हमेशा कंट्रोल के से बाहर हो जाता है, बेकाबू रहता है, और कई बार गठिया का कारण भी बन जाता है विटामिन डी की कमी। तो ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी विटामिन डी सही रखें। धूप से भी ले सकते हैं, गोलियों से भी ले सकते हैं। दूध, दही एकदम खाएं, नेचुरल कैल्शियम का स्रोत है। दाल आपके लिए कैल्शियम का स्रोत है, हरी सब्जियां कैल्शियम का स्रोत है। लेकिन दिन भर आप कोशिश करें आप एक जगह बैठ के काम ना करें। मैं कहूँ कुछ गठिया ऐसे भी हैं जिसमें कोई भी सूजन नहीं होती, जैसे हम लैपटॉप पे ऐसे करके बैठ के काम कर रहे हैं। मेरी पूरी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टांग के ऊपर टांग रख के हम बैठते हैं, फिर साइटिका का हमारी दिक्कतें आती हैं। तो ये लाइफस्टाइल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगा आप चलते रहें। कई बार कहा जाता है कि आप अपनी डेस्क को ऊपर करें ताकि आपका गर्दन ऊपर रहे। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आधे घंटे के बाद अपनी कुर्सी से उठिए, एक चक्कर लगा के वापस आइए, फिर अपना काम करें। तो शायद आपको इन दिक्कतों में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा खाली लाइफस्टाइल बदल देने से। चलिए, लाइफस्टाइल बदलने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल बार बार ये उठता है कि साइटिका सुन करके लोग अभी भी घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाला है, कुछ कम हो जाए और उसके बाद ये जीवन तक चलता रहेगा, जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा। नहीं। कितनी सच्चाई है इस बात पर? नहीं। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से है। सोराइसिस एक बीमारी है स्किन में जिसका कोई इलाज ही नहीं हो पाता है, और बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में लोग सोराइसिस से बहुत पीड़ित रहते हैं। और हम देख रहे हैं कि अच्छे सोसाइटीज़ में भी जो वेल ऑफ लोग हैं उनके स्किन पर ये सोराइसिस बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये गठिया, सोराइसिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हमारा इम्यूनिटी ही जिसका काम है दुश्मनों के खिलाफ काम करना, वो हमारे ऑर्गन के ही खिलाफ काम करने लगता है। और कई बार हम डेंगू में देखते हैं कि डेंगू शॉक सिंड्रोम से लोग मर गए। इस तरह की बात होती है क्योंकि उनका ऑटो इम्यून खुद के खिलाफ काम करने लगता है। तो वो कौन सी ऐसी अवस्था होती है, क्या वजह होती है कि हमारा इम्यूनिटी हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है? और इसलिए आप कहते हैं कि ये रिमेटोलॉजी, जिसमें खास तौर पर आप ऑटो इम्यूनिटी की ज़्यादा चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है ये आपके डिपार्टमेंट में ही नहीं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि वो कौन सी परिस्थिति होती है कि हमारा इम्यूनिटी हमारे खिलाफ ही काम करने लगता है, जबकि उसको हमारे लिए पुलिसिंग करने की ज़रूरत थी, पर वो हमारे खिलाफ ही पुलिसिंग करने लगता है। तो पहला सवाल था शैटिका का। शैटिका मेरे हिसाब से दो चीज़ों पे निर्भर करता है। एक कि आपने रेस्ट लिया कि नहीं लिया। शैटिका में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। मान के चलिए एक डिस्क निकल गया, तो प्रकृति ने जो डिस्क तो हज़ारों साल से हमको दिया, हम मनुष्य को ही शैटिका होता है, जानवरों को नहीं होता, क्योंकि हम अब दो टांग वाले वो जानवर हो गए हैं ना। बाकी जितने भी प्राइमेट हैं वो चारों दो टांग और दो हाथ पे चलते हैं। बंदर की जितनी भी प्रजाति आप देखेंगे, हम सिर्फ दो पे चलते हैं। तो हमारी बॉडी की जो संरचना है उसमें एक डिफेक्ट आ गया है, क्योंकि हम बाइपीडल हो गए, खाली दो टांगों पे चलने वाले। इसलिए शैटिका होता है और शैटिका में डिस्क निकलता है। अगर अंग्रेजी शब्द कहा जाए नेचुरल हिस्ट्री, 12 सप्ताह में डिस्क वापस अंदर की ओर आने लगता है, सिकुड़ जाता है, सूख जाता है जी। तो आपको तो एक ही काम करना था, रेस्ट लेना था, और रेस्ट के बाद एक्सरसाइज प्रोटोकॉल पे डालना था अपने आप को, जिससे आपको शैटिका बार बार ना हो। तो ये आपके सवाल का एक आंसर है, रेस्ट, उसके बाद एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, जो फिजियोथेरेपिस्ट के डोमेन में है। यानी हमको ज़्यादा दवा नहीं देनी पड़ती और एक ही लाइन बार बार बोलना पड़ता है, रेस्ट फिजियोथेरेपी, रेस्ट फिजियोथेरेपी। इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है दवाओं का। कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बहुत ज़्यादा गंभीर हो तो। दूसरा सवाल, पुलिसिंग क्यों गड़बड़ हो गया, हमारा पुलिस को क्या प्रॉब्लम हुई? पुलिस को प्रॉब्लम हुई हमारी जेनेटिक कोडिंग में जो चेंजेस होते हैं। मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहे ऐसी तो प्रकृति ने कोई धारणा नहीं बनाई है। मनुष्य को हर तरह से जेनेटिक्स दिया है, अच्छे का भी और बुरे का। उस जेनेटिक्स को खराबी करने का काम बहुत हद तक हम लोगों ने किया है बाय नॉट अडॉप्टिंग लाइफस्टाइल, गुड लाइफस्टाइल। क्योंकि आपने कहा ना ऑटोइम्यूनिटी बढ़ गई है। हम जितने प्रदूषण में रह रहे हैं वो ऑटोइम्यूनिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। हमारा पुलिस को और परेशान कर रहा है। हम रात को सो नहीं रहे, रात के 3 बजे तक काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें वर्क खत्म करना है। क्या आपकी नींद आपकी ऑटोइम्यूनिटी को बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती है, गड़बड़ करती है कि नहीं? अगर आप नहीं सो रहे तो आपकी ऑटोइम्यूनिटी गड़बड़ होनी है। इतना स्ट्रेस
मुझे ये काम करके ही देना है, ये मेरा डेडलाइन है। ये डेडलाइन आपकी व्यवस्था में क्या करता है, एड्रेनलिन बनाता है। जो चीज़ ऐसे ऐसे होता था, आप उसको रश कर रहे हैं अपनी बॉडी को, तो आप अपनी लिमिट को एक्सपोज कर रहे हैं। वो बेचारा इम्यून का सेल परेशान है कि मुझे नींद चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे स्ट्रेस फ्री रहना है, और मुझे मोटापा नहीं चाहिए, मुझे प्रदूषण नहीं चाहिए। इतनी बेसिक चीज़ों को हमने गड़बड़ किया। उसके बाद भी ऑटोइम्यूनिटी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप आपने बना दिया जो कि आपके हाथ में था, आपने अपने हाथ से जाने दिया, तो होगा ही ऑटोइम्यूनिटी। फिर आपने पूछा सोरियासिस, बड़ा बूढ़ा अमीर गरीब सब जगह सोरियासिस होता है। ये भी जेनेटिक डिजीज़ है, उसमें एक जीन होता है, लेकिन स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस एक्टिवेशन। यानी जितना हम स्ट्रेस लेंगे, जो सोरियासिस का 2 पैच था यहाँ और यहाँ, वो बस एक स्ट्रेस लीजिए, यंग आदमी है, यंग लड़का लड़की है, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, एक संबंध टूटा, स्ट्रेस आया, खत्म। नौकरी के लिए गए, इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, स्ट्रेस आया। डॉक्टर हूँ, 3 पेशेंट हमसे अच्छे ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है, वो बड़े गंभीर हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, स्ट्रेस आया, ऑटोइम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में हर जगह स्ट्रेस आता है। आप स्ट्रेस से कैसे डिस्ट्रेस होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का एक पहला और अंतिम कर्तव्य अपने प्रति होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको बचा लिया तो सोरियासिस बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट ओनली बाय मेडिसिन, बाय बीइंग स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। चलिए, तो स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारी से आप दूर रहेंगे। और आपको ध्यान होगा, मैंने जितने भी डॉक्टर से बात की है उनका यही कहना है, आपको हार्ट ठीक रखना है, स्ट्रेस दूर रखिए, किडनी ठीक करना है, स्ट्रेस दूर रखिए, स्किन डिजीज़ नहीं चाहिए, मतलब सोराइसिस नहीं चाहिए, एक्जिमा नहीं चाहिए, तो आप स्ट्रेस को दूर रखिए। और गठिया, जोड़ों का दर्द, साइटिका, ये सब भी नहीं चाहिए, तो स्ट्रेस को दूर रखिए। यानी तनाव रहित जीवन जी लीजिए, और जब ये जीना सीख लेंगे तो बहुत सारी परेशानियों से आप दूर रहेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो डॉक्टर बिमलेशधर पांडे से सवाल करेंगे। ये एकता हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो आपसे सवाल करेंगी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, एकता जी। मेरा ये सवाल है, जैसे जिसको गठिया हो जाता है, उनको देखा गया है कई बार गांठें होती हैं पैरों पे, तो वो जो होता है दे आर नॉट, वो उन्हें चलने में परेशानी होती है यूजुअली। तो उस केसेस को, जिससे गांठों की जो होता है ना, कभी कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कभी, जिससे वो कम रहे और वो ज्यादा प्रॉब्लम ना करे, तो उसके लिए इंसान को क्या करना चाहिए? बिकॉज कोई नोन है जिसको ये प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर नोन के लिए पूछ रहे हैं, इससे बहुत सारे अननोन लोग, यानी बहुत सारे जो समाज में लोग हैं, उनको ये माध्यम से पता चलता है। गठिया में, टांगों में भी बदलाव आता है, तो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। उन टेढ़े मेढ़े होने के कारण से जो हमारे पाँव में वजन लेने की जो क्षेत्र भगवान ने, प्रकृति ने दी है, वो बदल जाती है। उसके बदलने से आपको बनियन, यानी वहाँ पे गोखुर कहते हैं हिंदी भाषा में, वो हो जाता है, बनियन हो जाता है। यानी हड्डी सीधे आपका वेट ले रही है, उसकी मांसपेशी वहाँ से कमज़ोर हो जाती है। अगर इससे बचना है तो पहले 2 चीज़ें हैं। एक, गठिया का कंट्रोल कीजिए ताकि वो बने ना, टेढ़ापन ना हो। दूसरा, अपने पाँव के लिए आपकी पाँव की जो कंडीशन है उसके हिसाब से अपने जूते चप्पल बनाएं। कई बार आपकी आर्च खराब हो जाती है, यानी आपके पाँव का शेप अगर किनारे से देखें तो ऐसे होता है, वो चेंज हो जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर वो ऐसे पचक जाता है। तो इससे आपके वेट बेयरिंग एरिया खराब हो जाता है। इसको सही करने के लिए आपको केवल आर्च की ज़रूरत है, एक कंफर्टेबल जूते या चप्पल की ज़रूरत है जो कि आपके वेट को अच्छे ढंग से उठा सके। यानी आपके वजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सही करने की व्यवस्था वापस डालने से ये ठीक होता है। कई बार बहुत ख़राब जब हो जाए तो सर्जिकल डिब्राइडमेंट, यानी इसको काट के अलग करना ही पड़ता है, वो बहुत कम करना पड़ता है। मेरी समझ से मैं साल भर में ऐसे 5-6 पेशेंट्स को ही देख पाता हूँ जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अमूमन नहीं ज़रूरत पड़ती, केवल जूते चप्पल में बदलाव से ही काम चल जाता है। चलिए, जूते चप्पल में बदलाव से ही काम चल जाता है, ये बात आप बता रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रूमेटिज़म या गाउट एक बड़ी कॉमन बीमारी है, और हमेशा दवा से ही ठीक होती है या लाइफस्टाइल से भी कंट्रोल हो सकता है? लाइफस्टाइल से कंट्रोल हो सकता है, ये तो सवाल आपको पक्का पूछना था। मोटापा, ये किंग्स डिजीज़ कही गई है, राजाओं का। राजा लोग भक्षण करते थे, मदिरा पी रहे हैं तो पी रहे हैं। किंग्स डिजीज़ कैसे हुआ? क्योंकि भोजन की अधिकता उन्हीं के पास थी, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और उनका दरबार चलता था, तो किंग्स को देखा गया गाउट।
अब कोई किंग को नहीं होता, सब आदमी ज़्यादा खाते हैं। शाम को बैठ के 2 समोसे खाए, वो किंग्स डिजीज़ हो गई, तली हुई चीज़ है। मोटापा है, एक्टिविटी है नहीं, आपकी इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट है नहीं। कोक हम पी रहे हैं, हम चाय में चीनी डाल के पी रहे हैं, हर जगह मीठा है, हर नहीं जी हम मीठा नहीं खाते, बस ये चॉकलेट खा रहे हैं, लेकिन है तो इसमें चीनी। तो पहला कारण गाउट का है योर लाइफस्टाइल। अगेन महिलाओं में कम होता है, ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हार्मोन जो एस्ट्रोजन है वो एक्चुअली यूरिक एसिड कम करती है। लेकिन पुरुषों में शराब, मोटापा, तला गला खाना, ये और रेड मीट, वाइन, अल्कोहल बढ़िया से आपको गाउट देता है। और इलाज क्या है? लाइफस्टाइल। कम से कम 10-15 केजी अपना वेट कम कीजिए। अगर हमें लगता है, हम आप बैठे हैं, अगर हमें गाउट होता है, हमारा पहला लक्षण होना चाहिए अगले 6 महीने में 15 केजी वेट कम कीजिए। देखिए फिर गाउट की दवा की कितनी ज़रूरत है। एक, दूसरा, तली हुई चीज़ कुछ नहीं। तीसरा, प्रचुर मात्रा में छिलका सहित अनाज लें। छिलका सहित यानी रिफाइंड खाने की प्रक्रियाएं बंद, यानी ब्रेड आपका खत्म हो जाता है। छिलका सहित यानी गेहूं जिसमें आटा बना रहे, इसमें चोकर के साथ हो, हरी सब्जियां हो, तला हुआ कोई सब्जी नहीं हो। आप कहते हैं ना कि बिहार से आलू की भुजिया तली हुई है, एकदम बेकार की चीज़ है। उसको अंग्रेजी में हम फिंगर फ्राइज कह सकते हैं, पोटैटो चिप्स कह सकते हैं, बेकार चीज़ है। ये हमारी गाउट को हमेशा बनाएगा। हम शादी में जाते हैं, जी हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम नहीं कुछ खाते हैं, लेकिन शादी में गए, मौका मिला और अपने दबा के खा लिया, अगले दिन गाउट का अटैक हो जाता है। तो ये सरप्लस जो कैलोरी आ रहा है ना, ये गाउट का सबसे बड़ा कारण है। इसको नहीं करने देना है। तो मतलब सरप्लस कैलोरी से बचिए, एकदम। ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि आप ज़्यादा खाएंगे मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तो हर तरह की बीमारी आपके पास आएगी। डॉक्टर पांडे, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आजकल वीगन डाइट फॉलो करने लगे हैं, क्या वैसे लोगों को इस तरह की कोई भी बीमारी होने की गुंजाइश ज़्यादा है? बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं खाते, तो कहा जाता है कि हड्डियों के लिए जो विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए वो उनको मिल नहीं पाता वेजिटेरियन फूड से। क्या ऐसा है क्या? क्योंकि अगर ऐसे लोग पीड़ित होते हैं तो उनको अक्सर कहा जाता है आप अंडे नहीं खाते, आप नॉनवेज नहीं खाते, आप दूध नहीं पीते। तो ऐसे सब लोगों के लिए मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को अपने हड्डियों की देखभाल और जोड़ों के दर्द से उनको छुटकारा कैसे मिले, ये आप हमें बता सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। पंकज जी, ये देश 80% शाकाहारी है, 20% मांसाहारी है। उसमें भी 20% में अमूमन हर दिन खाने वाले लोग नहीं हैं। तो हमारी सामाजिक चेतना जब जो भी थी वो शाकाहारी भोजन की थी, और गठिया का कंट्रोल में शाकाहारी होने में बहुत का फायदा है, और मैं उसको स्टडीज़ के साथ करूँगा। एक शब्द कहूँगा, मेडिटेरेनियन डाइट, जो इटली के क्षेत्र में था, सबसे सर्वोत्तम है। उसमें क्या है? दूध है, दही है, चीज़ है, यानी हमारी भाषा में दूध, दही और पनीर। ठीक है, उन्होंने अपनी इस चीज़ को हटाया ही नहीं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दुनिया भर का फल और सब्जी उन्होंने अपने भोजन में रखा है, और ग्रेन में साधारण आटे से बना हुआ भोजन, और फिश को यानी मछली को रखा है, अंडे को भी रखा है, रेड मीट को बाहर किया हुआ है। ये भोजन एक समुचित भोजन माना जाएगा हर व्यक्ति और हर समाज के लिए। अब मैं शाकाहारी हूँ तो मुझे प्रोटीन तो चाहिए ना, वरना प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो जाएगा। तो हमारे भोजन में दाल है, प्रचुर मात्रा में दाल लीजिए, लेकिन आप उस दाल में तड़का और स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में जब घी डालते हैं तो हमारे लिए हानि का कारण होता है। हम जितनी मेहनत करें उसके हिसाब से हम अपना तेल का इस्तेमाल करें, चाहे वो घी हो, सरसों का तेल हो, ओलिव ऑयल हो। तो दाल लीजिए, प्रोटीन का स्रोत है, 20 ग्राम आपको मिल जाता है प्रोटीन 100 ग्राम के दाल में, बहुत अच्छी बात है। आपका सोयाबीन की बढ़िया भी है ना प्रोटीन के लिए, सस्ती सुविस्ती। आप अंडा नहीं खाते मान लिए, अगर आपके पास पनीर खाना है और वो आपको लगता है कि नकली पनीर नहीं हो, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में, तो आप खाइए पनीर, बहुत अच्छा प्रोटीन है वो। बाकी तो आपके भोजन में हरी सब्जियां खूब होनी चाहिए, तो आपकी कमी नहीं हो सकती। आप सिंपल भोजन जो हमारे देश का था वो बहुत अच्छा था, हमने बहुत ज़्यादा बदलाव किया है समय के साथ। खिचड़ी खाने वाले लोग थे, कोई गाउट नहीं था हमारे देश में। ठीक, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, अभिषेक आनंद। अभिषेक आनंद, डॉक्टर साहब, मुझे ना 6 साल पहले करीब करीब डॉक्टर ने डायग्नोस किया, लिगामेंट फ्रैक्चर कहते हैं वो, और कहते हैं कि इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी।
मैं 6 साल से नी कैप पहनने की कोशिश कर रहा हूँ, वजन भी बहुत कम किया डॉक्टर के सजेशन के बाद। क्या सर्जरी ही इसका सॉल्यूशन है या कोई और उपाय हो सकता है डॉक्टर साहब? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल में से एक है, क्योंकि हर चीज़ सर्जरी से ठीक नहीं करना है। शरीर में जितना कम इंटरवेंशन, जितनी भी कम प्रक्रियाओं को रखा जाए उतना अच्छा है। अब इसमें दो ही चीज़ है, लिगामेंट कंप्लीट टूटा हुआ है तो सर्जरी, पार्शियल टूटा हुआ है तो सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी शब्द है क्वाड्रिसेप्स ड्रिल, यानी आपकी नी की अंदर की जो लिगामेंट है अगर वो टूट गई है तो आप अपनी आगे की 4 मांसपेशियां जो जांघों की हैं और पीछे की जो जांघ की 4 मांसपेशियां हैं उनका एक्सरसाइज कीजिए। उसके लिए बेसिक क्या करना है, आपकी स्टेशनरी साइकिल पे आप खूब साइकिलिंग करके अपनी 4 मसल्स को तगड़ा कीजिए, आगे की 4 मसल्स पीछे की। आपकी नी जॉइंट हर हालत में स्टेबल हो जाती है। उसके अलावा आप नी ब्रेसेस भी पहन सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का नी ब्रेस आपको कभी भी खिसक के नीचे नहीं जाएगा, जो कि दिक्कत होती है, और आप इसको पहन के सर्जरी से काफ़ी समय तक अवॉइड कर सकते हैं। अमूमन आपकी जो हमने फेस देखा ऑन कैमरा 45 के आसपास, तो अभी सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एथलीट नहीं हैं, आपको कोई एथलेटिक एक्टिविटी नहीं करनी है। 22 साल का कोई व्यक्ति हो, वो क्रिकेट खेलना चाहता है, लीग में उसकी चोट लग गई, अब वो दौड़ ही नहीं पा रहा है, तब उसको तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप केवल क्वाड्रिसेप्स से काम चला पाओगे, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसको तो मैं कहूँगा सर्जरी कराए। क्योंकि आप जितने भी खिलाड़ी हो फुटबॉल के, सबकी लिगामेंट टूटी है, सबकी सर्जरी कई बार हुई है और वो सक्सेसफुल है, चाहे वो रोनाल्डो हो चाहे वो मेसी हो। तो इसका ये मतलब एक सर्जिकल इंडिकेशन आपकी ज़रूरत के हिसाब से भी। आप कहते हैं कि मुझे 5 किलोमीटर चलना है जी, मुझे स्वस्थ रहना है, उसके लिए मुझे लगता है अगर आप सिंपल फ्लैट सरफेस पे या ट्रेडमिल पे चलेंगे तो आप बड़े आराम से बिना सर्जरी का भी काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज खूब करें, साइकिलिंग करें, ताकि मांसपेशी मजबूत हो जाए। चलिए, तो ये सारी बात डॉक्टर पांडे ने हम सबके सामने रखी, इसलिए गठिया रोग से जो पीड़ित हैं वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि ये बीमारी क्यों होती है, साइटिका है तो क्यों है, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिया जा सकता है। और फिर भी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो तो खुद डॉक्टर नहीं बने, डॉक्टर पांडे जैसे नामचीन डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज कराएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन को एंजॉय करें। तो डॉक्टर पांडे, हमारे खास पेशकश में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो TV9 में थे डॉक्टर पांडे, जिन्होंने बहुत ही तरीके से अपने गठिया से रिलेटेड बीमारी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जोड़ों में दर्द, तमाम चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक समझाया और बताया कि हम अपना केयर कैसे कर सकते हैं और लाइफस्टाइल में बदलाव क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमने लाइफस्टाइल को इतना बदल दिया है कि हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ ही काम करने लगती है। इसलिए कई सारी बीमारियां वंशानुगत भी हो सकती है और कई सारी हम एक्वायर भी करते हैं। मतलब 2 तरह की बात होती है, एक होता है इनहेरिटेड, दूसरा होता है एक्वायर्ड। तो बीमारियां दोनों प्रकार की हो सकती हैं, इसलिए इससे बचने के लिए हमें क्या काम करना है वो आप इस प्रोग्राम को देख करके समझ सकते हैं। इससे आगे भी जानना है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप ट्रीटमेंट लेने के लिए जा सकते हैं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।